Hello students, good morning. This is part 9 class 11 physics. Okay, so आज हम कुछ important terms डिस्कस करेंगे like पहले हमारा टॉपिक रहेगा कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। बिकॉज आप सारी प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वर्क डन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं इन एडियाबैटिक कर्व में एंड आइसोथर्मल कर्व ऑल्सो वी हैव डिस्कस। ओके, सो बेटा जो भी आपका मैं करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है और प्लस में जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लग रहे हैं वो मैं आपको सारे कवर करा रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी एडियाबैटिक कर्व है और कौन सी हमारी आइसोथर्मल कर्व है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गैस है वो एक्सपेंड भी होती हैं और कंप्रेस भी होती है। ठीक है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इफ गैस इज कंप्रेस्ड देन वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, सो देखिए पीवी डायग्राम यानी कि हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम लिया है। ठीक है तो देखिए बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है आपकी उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका। ठीक है, और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कंडक्टिंग वॉल्स लेनी होती हैं। ठीक है, इनकी हीट इसमें इधर उधर जा सकती है, टेम्परेचर ओके बेटा। सो ये जब गैस एक्सपेंड होगी मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम एंड व्हेन द गैस इज कंप्रेस यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटा, सो जब एक्सपेंशन होगी गैस तब हमारा आइसोथर्मल कर्व बनेगा इस तरीके से। ठीक है, मीन्स कि हमने एक पॉइंट कंसीडर करा है जहाँ से हम दोनों कर्व्स को मेजर करेंगे। तो दिस इज आइसोथर्मल कर्व इस तरीके से देखिए एंड दिस इज एडियाबैटिक कर्व। ये कब है, जब गैस एक्सपेंड होगी। तो देखिए एक्सपेंड में आपका जो ई है वो इस तरीके से खुल रहा है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं एक्सपेंशन की कर्व। देखिए इसको ज़्यादा डीपली मतलब मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे कर्व बनी क्यों बनी, पूरा एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, बट अभी सिर्फ आपको इतना ही बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना ही नीड है, आप इसको सिर्फ समझते हुए चलिए। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जब एक्सपेंशन जब होगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व्स को इस तरीके से इधर ओपन करना जैसे ई ओपन होता है। ठीक है, कंप्रेशन में आपको क्या करना, सी की तरीके से ही बनाना है, उल्टा सी बनाना है। इनकी कंप्रेशन में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये देखिए इधर ये आइसोथर्मल रहेगा, ये एडियाबैटिक रहेगा। इसमें ये एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्लोप होगा एडियाबैटिक कर्व का वो स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब खड़ा यानी कि ज़्यादा स्लैंटिंग। ठीक है, देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। ये पूछा जाता है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एडियाबैटिक कर्व का स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर है। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि एक्सपेंशन के केस में दिस इज द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व और ये कंप्रेशन के केस में रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो जब हमारे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं तो वर्क डन को आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमेशा याद रखिए ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा तब आइसोथर्मल वर्क डन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक वर्क डन। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, यू जस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो ये पूछी जाती हैं। ठीक है, आईआईटी वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीड्स वगैरह के क्वेश्चंस में। ओके, और कंप्रेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। देखिए एक्सपेंशन में आइसोथर्मल और कंप्रेशन में एडियाबैटिक वर्क डन ज़्यादा होता है। देखिए आपको यहाँ से जब मैंने ग्राफ बनाया था तब भी आपको समझ में आया होगा। ये देखिए जब हमने ग्राफ बनाया था एक्सपेंशन के लिए तो एक्सपेंशन में देखिए आइसोथर्मल का कर्व ऊपर है, एडियाबैटिक का कर्व नीचे, इसलिए इसका वर्क डन ज़्यादा होगा एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन में एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम कर लेते हैं। दो प्रोसेस हैं, एक तो रिवर्सिबल होती है और एक इरिवर्सिबल होती है। ओके, सो देखिए बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ जी देखिए
सो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है बेटा कि जो प्रोसेस रिपीट हो जाए, मीन्स कि जहाँ से स्टार्ट हो वहीं वापस आ जाए, ठीक है। सेम कंडीशन अगर हम उस पर अप्लाई करें तो वो प्रोसेस अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। So when the various stages of an operation to which it is subjected to be traversed its opposite direction, such a way that substance passes through exactly the same condition at every step in the reverse process as in the direct process। देखिए क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, आपने कोई भी प्रोसेस फॉलो करी, अगर आप उस प्रोसेस को रिकैप करना चाहते हो दोबारा से रिवर्स कर सकते हो उसी प्रोसेस को, अगर हम सेम स्टेप को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस, आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड इट बेटर, ओके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती हैं बेटा विच कैन रिपीट, जो मतलब कि दोबारा से सेम ऑपरेशंस को, सेम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको इलास्टिक से समझिए, आप इलास्टिक में रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जब आप किसी इलास्टिक को खींचते हो, ठीक है, सो आपने उसको मतलब एक्सपेंड किया, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्प्रिंग से आप आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, ओके। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स ही आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। फिर आपका हीट इंजन का एक आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर उसको हम समझते हुए करेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो आपको पता होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखिए बच्चे, जो प्रेशर डिफरेंस है वर्किंग सब्सटेंस के बीच में और सराउंडिंग के बीच में एट एनी स्टेज ऑफ द ऑपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड, जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस को आपने ऐसे नहीं करना, एकदम नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल उस प्रोसेस को धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे ही रिवर्स करना है, एकदम से नहीं करना है। एकदम से करोगे तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, ओके। देन द नेक्स्ट इज द वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड द कंप्रेशन आल्सो, ठीक है। जब एक्सपेंशन हो रहा हो या कंप्रेशन हो रहा हो तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोसेस हो रही हो, ठीक है, चाहे कंडक्शन हो रहा हो, कन्वेक्शन हो रहा हो या रेडिएशन हो रहा हो, कोई भी ऑपरेशन हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि टोटल जो एनर्जी है ना वो लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका एक आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है बेटा इन विच द सिस्टम कैन नॉट बी रिट्रेस टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, जिसमें कि वो जो सिस्टम है अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, वापस वही पोजीशन गेन नहीं कर पाता। सपोज कीजिए अगर मैं इस पेन को अब तोड़ दूँ, ठीक है, और इसको दोबारा से पेस्ट कर, तो क्या वही पोजीशन वही चीज़ें वापस रीगेन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसमें हम ओरिजिनल स्टेट को गेन नहीं कर सकते अगर हम स्टेप्स को रिवर्स फॉलो करें। और रिवर्सिबल क्या होती है? जिसमें हम अगर स्टेप्स को रिवर्स फॉलो करते हैं तो वी विल गेट द ओरिजिनल या एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सॉरी कुछ कंडीशंस हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंडीशंस तो यही हैं कि बेटा हम इसमें इस प्रोसेस को मतलब रिपीट नहीं कर सकते, ओके। तो इसका ना एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज। अगर आप दो गैसेज के बीच में डिफ्यूजन करा देते हैं, दो गैसेज को मिक्स कर देते हो, तो फिर उन गैसेज को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइक आपने हाइड्रोजन हीलियम को मिक्स करा दिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको जब आप उनको सेपरेट करते हो। अब तो बॉडीज़ के बीच में जो मतलब एक्सचेंज हो रहा है हीट का या टेम्परेचर का, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं, हीट जनरेशन हो रहा है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू रजिस्टर और कंडक्टर, तो ये वो प्रोसेस है जिसको रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, वापस रिवर्स बैक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए बेटे हमने है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक करी थी, उसकी एप्लीकेशन भी हमने करी है, उसी के भी आप पे हमने चारों प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, तभी तो सेकंड लॉ आएगी, उसके बाद थर्ड लॉ भी आएगी, ठीक है, 3 लॉ इसकी। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। देखिए ये जो फर्स्ट लॉ है ना, ये कह रही है कि 100% वर्क आप 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ इम्पॉसिबल। कभी भी कोई भी चीज़ 100% पॉसिबल नहीं होती बेटा,
ठीक है। ओके, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, कि जो हीट है और जो मैकेनिकल वर्क है दे कैन इंटर कन्वर्ट, मतलब हम एक दूसरे के अंदर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब डब्ल्यू वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लॉ ने हमें ये बोला था, ठीक है। मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ क्या होती है फर्स्ट लॉ। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज द हीट अब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज द वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ कहती है कि जो ये हीट है और वर्क है दे आर इंटर कन्वर्टेड, एक दूसरे को चेंज कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स की कुछ लिमिटेशन है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये रहेगी कि ये हमें बता नहीं पाए थे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। इट डज नॉट टेल, ओके, इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। जो हीट की डायरेक्शन नहीं बता पाए थे कि हीट किधर ट्रांसफर हो रही है। देखो ये तो हम सबको पता है कि बॉडी की जो हीट होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रैवल करती है, ठीक है, ये तो सबको पता है। बट दिस लॉ डज नॉट गिव एनी रीजन एज टू व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, ठीक है, ये बात नहीं बता पाई थी। देखिए ये तो सबको पता है कि हॉट टू कोल्ड बॉडी हाँ हीट फ्लो करती है, ठीक है। बट जो ये बॉडी है ना ये मतलब बट ये लो यही नहीं बता पाई थी। चलो ये तो पता है कि हॉट टू कोल्ड मूव करेगी, ठीक है, लेकिन कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं जा सकती, है ना, कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं जा सकती, तो ये बता नहीं पाया था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड इसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया था, इट डज नॉट टेल अस हाउ मच ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, ठीक है, क्या नहीं बता पाया था। इट डज नॉट टेल हाउ मच, इट डज नॉट टेल हाउ मच of given quantity of heat is converted into work, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी हीट की वर्क में कन्वर्ट होगी। थर्ड ये नहीं बता पाया था कि हीट एनर्जी किस कंडीशन में वर्क में कन्वर्ट होगी, ठीक है, मतलब ये तो इसने बता दिया कि हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, लेकिन कब किस सिचुएशन में कन्वर्ट होगी सिचुएशन नहीं बता पाया था ये, ठीक है। दैट इट डज नॉट टेल दैट द कंडीशन अंडर विच, ठीक है, इट डज नॉट टेल द कंडीशन अंडर विच, मतलब वो कंडीशन ही नहीं बता पाया था अंडर विच हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, वो कंडीशन ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जब हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बुलेट है स्ट्राइक कर रही है किसी टारगेट, मतलब गोली है किसी वुडन ब्लॉक को जाके लगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आपको पता है ये हमने लास्ट लॉ कंजर्वेशन में लास्ट वाले में उसमें करा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई बुलेट है वो किसी सब्सटेंस पे जाके हीट करती है, किसी टारगेट पे जाके हिट करती है स्ट्राइक करती है, तो जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस चीज़ को कि जो हीट एनर्जी है वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है कैनो, और वो वापस काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से जो मतलब कंसेप्ट थे ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये आपके तीन ही इसकी लिमिटेशन रहेंगी, फोर्थ भी रहने दो, तीन ही बोर्ड है, ठीक है। तो आप इसकी तीन लिमिटेशन ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक आपके कंसेप्ट थे बेटा, ओके। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हीट इंजन एंड द रेफ्रिजरेटर, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे, उसके बाद कार्नोट साइकिल करेंगे और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगा, देन इट इज़ फिनिश। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ बच्चे। ये देखिए हमारे पास एक पीवी डायग्राम गिवन है, दिस इज पी एंड दिस इज पी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिस्टम है गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जा रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम या कोई गैस पार्टिकल है ए से बी पर जा रहा है। तो ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज
फाइनल पॉइंट, ठीक है। ए से बी पे जा रहा है, ओके। दो रास्ते इसके पास जाने, एक तो है पाथ 1, एक है पाथ 2, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम इन द पाथ 1 इज 100 जूल। जब पाथ 1 को फॉलो कर रहा है तो कितने हीट गिवन है, दिस इज 100 जूल, ठीक है, 1000 जूल, सॉरी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जब पाथ 1 को फॉलो कर रहा है तो कितनी हीट दी जा रही है इसको, 1000 जूल, ओके। अब द वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग द पाथ इज मोर देन अलोंग पाथ 2 बाई 100 जूल। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है बाय द सिस्टम, पहले तो इस चीज को समझिए, बाय द सिस्टम, ठीक है, ऑफ पाथ 1, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, वर्क डन ऑफ पाथ 2, ठीक है। कितना, 100, ये 100 टाइम्स क्या इससे ज़्यादा है, इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, 100 टाइम्स मोर देन। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इन पाथ 2, ठीक है। हमें क्या करना है, जो पाथ 2 में कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ ही पढ़ी है, सेकेंड लॉ तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहती है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। आप या बोल सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो सबसे पहले पाथ 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर पाथ 1, जब पाथ 1 की बात करेंगे बच्चे, तो पाथ 1 के लिए जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पाथ के लिए जो हमारा डी यू है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो कितना हो जाएगा, ये कितना गिवन है, 1000, ठीक है, माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग पाथ 1 इज W1। सपोज कीजिए कि जो इस 1 के लिए हमने वर्क माना W1, ठीक है। इसी तरीके से पाथ 2 के लिए, फॉर पाथ 2, तो पाथ 2 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, Q माइनस, सपोज हमने सेकंड के लिए वर्क किया W2, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखिए बेटा, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो आप ये देखिए, अगर ये वाली साइड्स इक्वल हो तो ये वाली भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा लेफ्ट टर्म इक्वल है तो राइट भी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट 1000, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस W1 इज इक्वल टू Q माइनस W2। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1000 माइनस W1 प्लस W2। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, ओके, ठीक है। सिर्फ सोल्व करें, Q को यहीं रखा, इसको इधर ले गई, ठीक है, ठीक है। तो माइनस W1 प्लस W2, ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्या बोल रखा है इसने कि जो वर्क डन है ना सिस्टम ऑफ पाथ 1, वो 100 टाइम, मतलब 100 मोर है, मतलब कि इससे 100 ज़्यादा है, ठीक है। अब पाथ 1 का वर्क डन जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है, 1000 दे रखा है ना। तो अब देखिए इसको हमने निकाला, तो क्यू ये हीट ही निकालनी है, तो क्यू क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1000, अगर हम माइनस को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस माइनस को बाहर लिया है ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस, ठीक है। और W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा बेटा, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो W1 कितना दे रखा आपका 1000, और W2 क्या है कि इससे 100, जिससे 100 ज़्यादा, इससे लेस है, एक ही बात है, माइनस में 100, तो ये कितना, सॉरी 900, क्योंकि इससे 100 लेस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100, और ये आपका आ जाएगा फाइनली 900 जूल। तो दिस इज द heat energy that we want to find out, okay। so hope this question is clear to you। एक NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। सो चलिए स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस सेशंस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कि आपका जो घर पे रेफ्रिजरेटर है वो कैसे वर्क करता है, और जो गाड़ी का हीट इंजन है वो कैसे वर्क करता है,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।